आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 10 साइंस का जो चैप्टर 1 है इसके हम 30 एक शब्द वाक्य में उत्तर करेंगे। और इसके पहले हमने 30 रिक्त स्थान भी कर लिए हैं और 50 एमसीक्यूज भी कर लिए हैं और एनसीईआरटी के क्वेश्चन और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हमने किए हैं। और ये पूरा चैप्टर आज समाप्त हो जाएगा। पूरा चैप्टर कंप्लीट एक एक वीडियो से देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, वहां से जाके आप कंप्लीट साइंस की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हो, वो भी नोट्स के साथ में। मैं आपको प्रीमियर कंटेंट में नोट्स भी दे रहा हूं। उस नोट्स कैसे मिलेगा उसकी जानकारी वीडियो के बीच में आपको मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन से आप कंप्लीट जो है साइंस की तैयारी कर पाओगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। इसमें दिया गया है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, जैसे मैं आपको समझा दूं कि एक पदार्थ है कार्बन और दूसरा पदार्थ है ऑक्सीजन, और जब ये आपस में क्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो इसमें जो भाग लेने वाले पदार्थ ये कहलाते हैं और बनने वाले पदार्थ ये कहलाते हैं। जो तीर के चिन्ह के इस तरफ होते हैं वो बनने वाले पदार्थ हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ हैं इन्हें कहते हैं अभिकारक। आज से ध्यान रखना, इन्हें हम क्या कहते हैं, अभिकारक। और 50 एमसीक्यूज मैंने बताए हैं तो उनमें मैंने क्लियर आपको फिर से बताया है और यहाँ फिर से बता दे रहा हूं। और ये कहलाते हैं उत्पाद जो बनते हैं। उत्पाद का दूसरा नाम है क्रियाफल। उत्पाद का दूसरा नाम क्या होता है, क्रियाफल। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के दे देता है। या तीसरा नाम है प्रतिफल। तो तीन तीन नाम आपको बता दिए, कोई भी एग्जाम में आए आप समझ लेना कि वो उत्पाद की बात हो रही है। अभिकारक का एक और नाम होता है क्रियाकारक, उसको भी ध्यान रख लेना। तो ये स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ताकि आप कभी भी पढ़ो तो आपको समझ आ जाए। तो ये क्रियाकारक है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं बताओ, अभिकारक या फिर क्रियाकारक। तो इसका पहले का आंसर होगा अभिकारक। आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मैंने अभी आपको बताया, उन्हें कहते हैं प्रतिफल या फिर उत्पाद। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाया जाता है। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया लैब में होती है तो उसको हम कागज पे लिखते हैं समीकरण बना के। तो हम लिखेंगे रासायनिक समीकरणों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण में तीर संकेत करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है दिशा का। तीर हमेशा दिशा ही बताता है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये एक बार एग्जाम में आ चुका है इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, जो हम सांस लेते हैं वो कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। तो देखो, जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के दौरान ऊष्मा जो है निकलती है, ऊष्मा प्रक्षेपी अभिक्रिया है, यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और इसका क्वेश्चन एनसीईआरटी में मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि श्वसन एक रासायनिक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो वो कैसे, ये देखिए, जब मैं क्वेश्चन आंसर करा रहा तो मैंने आपको ये पूरा अच्छे से समझाया था। तो ये सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे। और नोट्स के लिए आपको ये नंबर मेरा दिख रहा है, व्हाट्सएप नंबर, इस पे आप व्हाट्सएप करेंगे तो मात्र 100 रुपये में आपको कंप्लीट साइंस के नोट्स भी मिल जाएंगे। तो श्वसन कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी। आगे बढ़ते हैं। एक द्रव धातु का नाम लिखो। मतलब एक ऐसी धातु बतानी है जो ठोस अवस्था में नहीं होती बल्कि द्रव अवस्था में होती है। तो बड़ी ही आश्चर्यजनक चीज है कि कोई धातु भी है और वो ठोस नहीं है। तो वो क्या है, पारा। पारा, या फिर इसको हम मरकरी भी कहते हैं। तो आप कोष्टक में क्या लिख सकते हो, मरकरी भी लिख सकते हो। और इसका संकेत अगर एग्जाम में आ जाए तो संकेत भी याद रखना, Hg होता है। ठीक है। तो पारा एक ऐसी धातु है जो क्या है, जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। ऑक्सीजन का संयोग क्या कहलाता है। देखो, किसी भी तत्व में अगर ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे हम कहते हैं कि वो उपचरित हो रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ऑक्सीकरण भी बोल सकते हो, या इसी का दूसरा नाम है कि वो पदार्थ उपचरित हो रहा है, उपचयित भी बोल सकते इसको। ठीक है। और अगर ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो हम यहाँ पे अपचयन लिख देते।
आगे बढ़ते हैं। तो एक द्रव अधातु का नाम लिखो, मतलब एक द्रव, यहां पे द्रव होगा, एक द्रव अधातु का नाम लिखो। तो ब्रोमीन है, जो कि अधातु भी है और द्रव अवस्था में पाई जाती है। एक द्रव धातु पारा है और एक द्रव अधातु ब्रोमीन है, याद रखना इस चीज को। आगे बढ़ते हैं। दो निष्क्रिय गैसों के नाम लिखो। निष्क्रिय मतलब ऐसी गैसें जो किसी से क्रिया नहीं करती, जिनके अष्टक पूर्ण होते हैं, तो वो अक्रिय गैसें हैं। और अक्रिय गैसें हीलियम, मैं हिंदी में लिख देता हूं, इनको याद रख लेना। हीलियम, इनको ग्रुप में याद रखना। नियॉन, ठीक है, इसका संकेत Ne होता है, नियॉन। आर्गन, Ar होता है, आर्गन। फिर होता है क्रिप्टॉन, Kr, क्रिप्टॉन। और होता है जीनॉन, Xe, इसे हम जीनॉन कहेंगे। अब फिर होता है रेडॉन, Rn, इसे हम रेडॉन कहेंगे। ठीक है, तो अभी ये मैंने इतनी सारी लिख दी, आप कोई भी दो याद रख लीजिए। तो यहाँ पे दो लिखी हैं, हीलियम और नियॉन। तो हीलियम में हा में बड़ी की मात्रा लगेगी, ये बस ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन का संयोग क्या कहलाता है? देखो 10वें क्वेश्चन में दिया गया है, हाइड्रोजन का संयोग क्या कहलाता है। देखो हाइड्रोजन जब जुड़ता है तो उसे अपचयन कहते हैं, या उसका दूसरा नाम है अवकरण, अवकरण भी कहते हैं। अपचयन को हम अवकरण भी कहते हैं। तो दोनों सही है, अवकरण भी सही है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन का त्याग क्या कहलाता है? तो देखो इलेक्ट्रॉन का त्याग भी ऑक्सीकरण ही होता है, तो ऑक्सीकरण या इसका हम अवकरण भी कह सकते हैं। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, अवकरण जो है यही ऑक्सीकरण कहलाता है। मैंने अपचयन बता दिया बाय मिस्टेक, तो इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी पदार्थ का दो या दो से अधिक भागों में टूटना क्या कहलाता है? जैसे कोई पदार्थ है, अब वो दो भागों में टूट गया, छोटे छोटे टुकड़ों में, तो हम उसे कहेंगे अपघटन हो जाना, विघटित हो जाना, वियोजन हो जाना। तो कोई भी चीज लिख सकते हैं, वियोजन लिखा है यहाँ पे तो ठीक है, वियोजन ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। एक धातु का दूसरे धातु में प्रतिस्थापन हो जाना क्या कहलाता है? तो ये तो विस्थापन है या प्रतिस्थापन है, तो विस्थापन अभिक्रिया रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। ज्वाला कितने प्रकार की होती है और किस क्षेत्र में अपूर्ण दहन होता है? देखो ये ज्वाला के 4 प्रकार हैं, आपको सीधे ही याद रखने हैं। नीला, काला क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र और अदीप्त क्षेत्र। ठीक है, तो ये ज्वाला के 4 प्रकार हैं। और ये नोट्स का पेज ही है, तो अगर आपको नोट्स लेना है तो इस नंबर पे आप मैसेज करिएगा। और हमारा लक्ष्य है 95%, और बिल्कुल फिक्स लक्ष्य है 95%। फिर आपकी काबिलियत है, आप जितने ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे उतना ज़्यादा अच्छा कर पाओगे इस साल। इस नंबर पे मैसेज करिए, मात्र 100 रुपये में आपको साइंस के नोट्स दे दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो देखो एलपीजी का पूरा नाम लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी है, और बुक में दिया गया है हाँ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो ये भी, तो ये ज़्यादा करेक्ट मुझे लग रहा है, तो इसी को मैंने लिख दिया था, तो आपको यही याद करना है। अगला है कि एलपीजी में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है ताकि उसमें गंध आ जाए? तो इसके लिए मिलाया जाता है इथाइल मरकैप्टन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि एलपीजी में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है इथाइल मरकैप्टन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बुझा हुआ चूना का सूत्र लिखिए। तो बुझा हुआ चूना का सूत्र आपको याद कर लेना है, CaOH का होल ट्वाइस। ये बुझा हुआ चूना है, और बिना बुझा चूना का सूत्र पूछ लिया जाए तो CaO ये लिख के आ जाना। ये है बिना बुझा चूना और ये है बुझा हुआ चूना। अगला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक पदार्थों का जुड़ना क्या कहलाता है? तो संयोजन। मैं आपको कब से बता रहा हूं, संयोजन अभिक्रिया होगी। MCQs में भी बताया था, रिक्त स्थान में भी बताया था। अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है? तो ये देखिए, ये मैग्नीशियम कार्बोनेट का सूत्र ये होता है MgCO का होल थ्राइस। आगे बढ़ते हैं। गैस और अवक्षेप का संकेत किस प्रकार से लिखा जाता है? तो गैस का ऊपर की ओर और अवक्षेप का नीचे की ओर। तो मैंने बना रखे हैं गैस का ऊपर की ओर और अवक्षेप जो है वो नीचे की ओर रहेगा।
अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करना चाहिए। तो इसका एक लाइन में आंसर है कि रासायनिक समीकरण को द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन करने के लिए संतुलित करना चाहिए। और इसको मैंने डिटेल में भी आपको समझाया है कि इन्हें संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो अगर आपने क्वेश्चन आंसर पढ़े होंगे तो वहां पे तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। आगे बढ़ते हैं, दूध से दही का बनना कैसा परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन होगा, पहला ही क्वेश्चन था हमारा ये। अगला है, चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है। तो आपको पता होना चाहिए, चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन अक्रिय है, बाकी गैसों की तुलना में ये कम सक्रिय है, तो ये जल्दी से क्रिया नहीं करती, जिससे खाद्य पदार्थ सुरक्षित बना रहता है। तो इसका रीजन ये है। जल का सूत्र क्या है, इसमें कितना भार हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट और सरल है बिल्कुल। जल का सूत्र सभी जानते हैं H2O, और इसका भार 18 ग्राम। कैसे आया, देखो H2O को हम ऐसे लिखते हैं, तो इसमें क्या होता है, 2 हाइड्रोजन का भार कितना होता है 1, प्लस ऑक्सीजन का भार कितना होता है 16। ठीक है, परमाणु क्रमांक में 2 का गुणा करें तो भार आ जाता है। तो परमाणु क्रमांक 1 से लगा के आपको 20 तक के तत्व याद कर लेने हैं, 1 से 20 तक के तत्व आपको याद करने हैं। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता कि 1 से 20 तक के तत्व कैसे, तो आप इंटरनेट पे सर्च करिए 1 से 20 तक के तत्व एवं उनके परमाणु क्रमांक, और जो भी आपको एक तालिका आए उसको अपने रजिस्टर में लिख के सीधा याद कर लो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। कैल्शियम तक याद हो जाएंगे तो परमाणु क्रमांक का दुगना करोगे तो परमाणु भार आ जाएगा। जैसे ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो 8 दूनी 16। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, तो इसमें 2 का गुणा है, तो 2 एकम 2 प्लस 16, 16 और 2 18। तो ये एक लंबी प्रोसेस है, अगर आपको चीजें पता होती हैं तो आगे साइंस बनती है। इसलिए मैंने कहा कि ये अगर टाइम मिले तो जहां आप पढ़ते हो स्टडी रूम में, तो 1 से 20 तक के परमाणु क्रमांक वाले तत्वों को चिपका लीजिए, एक कागज पे लिख के या प्रिंट निकलवा के अच्छे से चिपका लीजिए जहां आप पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर पे, जिंक सल्फेट का सूत्र क्या होता है। तो जिंक सल्फेट का सूत्र ZnSO4 है। अगला है 26 नंबर पे कि सूर्य के प्रकाश में होने वाली एक अभिक्रिया लिखिए। सूर्य के प्रकाश में होने वाली, तो वैसे तो ढेर सारी अभिक्रिया हैं जो सूर्य के प्रकाश में होती, कोई एक लिखना है। तो मैंने एक सरल सा एग्जाम्पल लिखा है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। और सूर्य के प्रकाश में होने वाली एक अभिक्रिया का उदाहरण भी पूछा है, तो यहाँ पे उदाहरण नहीं लिखा है, तो मैं उदाहरण लिख दे रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे 2AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड का जब विघटन होता है, ये देखिए सूर्य प्रकाश या HNu बना सकते हैं, तो इससे 2Hg होता है और प्लस जो है Cl2 होता है। तो इस तरीके से ये जो अभिक्रिया है आप इसको लिख सकते हो, जो सूर्य के प्रकाश में होने वाली अभिक्रिया है उसके तौर पे लिख सकते हो। ठीक है, तो ये है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। आगे बढ़ते हैं, विद्युत के कारण होने वाली अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखो। तो देखो, विद्युत के कारण होने वाली अभिक्रिया को कहते हैं विद्युत रासायनिक अभिक्रिया। और अगर आप एग्जाम्पल पूछोगे तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, वैसे तो ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन अगर कोई एक लिखना हो तो मैं इस तरीके से लिख दूंगा, 2H2O2 और 2H2 प्लस O2। ये वाली रिएक्शन है, इसमें क्या है, विद्युत के द्वारा अपघटन हो रहा है। तो ये आप लिख सकते हो। एक जल का अपघटन भी आप लिख सकते हो, हाइड्रोजन परऑक्साइड का है, तो यहाँ पे 2 का और हो जाएगा H2, यहाँ पे जल का ही है, सॉरी मिस्टेक हो गई है, 2H2O। तो यहाँ पे इस तरीके से विघटन हो जाएगा। तो ये जल का अपघटन विद्युत रासायनिक विधि द्वारा किया जाता है, तो आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, ऊष्मा का निष्कासन किस अभिक्रिया में होता है, यानी ऊष्मा किस अभिक्रिया में निकलती है। तो निकलती तो है ऊष्मा क्षेपी। तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया को हमने डिटेल में भी पढ़ा था, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। 29वां क्वेश्चन है, संगमरमर का सूत्र क्या है। तो संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट है और उसका सूत्र याद करना बेहद आसान है, ये कर सकते हो आप। 2 आयनों की अदला बदली क्या कहलाती है, द्विविस्थापन। मैंने कई बार बताया है, MCQs में भी आया है। तो ये तो हो गया 30। बुझा हुआ चूना का सूत्र, तो बुझा हुआ चूना का सूत्र ये रिपीटेड फॉर्म में आ गया, तो मैंने बता भी दिया पहले।
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? भूरा। तो ये तो दोनों रिपीटेड है, यानी 30 ही एक शब्द वाक्य में आपको यहाँ पे उत्तर मिल चुके हैं और इस तरीके से ये कंप्लीट चैप्टर समाप्त होता है। तो अध्याय 1 अब हम कह सकते हैं कि हमने कंप्लीट कर लिया है। और बाकी मैं आपको जानकारी दे दूं कि आप प्लेलिस्ट से ज़रूर पढ़िएगा। तो एक एक क्वेश्चन समझाया है मैंने इस चैप्टर का, और सारे एमसीक्यूज कराए हैं, सारे रिक्त स्थान कराए हैं और सारे एक शब्द वाक्य में उत्तर कराए हैं। यानी कि अगर आप एक बार में बोलें तो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि 10th बोर्ड के लिए सबसे भरोसेमंद चैनल आप फ्री ऑनलाइन कोचिंग को मान सकते हो, जिसमें आपको प्रश्नोत्तर कराए जाते हैं। 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और 30 रिक्त स्थान है और 30 एक शब्द वाक्य में उत्तर है। और तैयारी जीत की है और अब की बार 90 पार का ये हमारा नारा है, जिसमें हम नोट्स की भाषा अत्यंत सरल रखेंगे ताकि आप समझ के साथ याद करके टॉपर बने। यानी समझाने के लिए मैं हूं आपके लिए, मेरा नाम तो आप जानते होंगे, संदीप खरे। और अगर आप नोट्स लेना चाहते हो तो वो भी आप ले सकते हो। बिल्कुल आप नोट्स लेना चाहते हो तो ये प्रीमियम कंटेंट जो आपको यहाँ कैमरे में दिखाई दे रहे हैं, ये नोट्स आप ले सकते हो। इसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर 9131471072 पे आप मैसेज करोगे। मात्र 100 रुपये में इतने सस्ते नोट्स आपको यूट्यूब पे कोई नहीं देगा। मात्र 100 रुपये में मैं आपको साइंस के नोट्स की PDF दे दूंगा, और जिससे आप जो भी पढ़ेंगे वो आपके पास रहेगा। और आप चाहो तो खुद से भी नोट्स बना सकते हो। दूर दराज के इलाके में हो तो आप नोट्स लेके पढ़ाई करें, बिल्कुल फ्री में आपको यूट्यूब पे पढ़ाई मिलेगी। और ये चैप्टर 1 समाप्त होता है। चैप्टर 1 आपको कैसा लगा इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा, अपनी क्लासरूम में बताइएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरे से पढ़ें। और यही मैं गुरु दक्षिणा के तौर पे मानूंगा कि आपने मुझे कुछ दिया। अगर आपको जेन्युइन सपोर्ट होती है तो आप जरूर मुझे सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।